आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था जन राष्ट्रवाद का उदय, इस टॉपिक की आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी, यानी कि सेशन नंबर 23। 22 सेशन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे दोस्तों इस सेशन में भारत में जो प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में। एक तो ये पॉइंट हमारा रहेगा। इसके बाद हम हरिपुरा अधिवेशन की बात करेंगे और त्रिपुरी संकट के बारे में बात करेंगे। क्या है ये, इनका पूरा कॉन्सेप्ट समझने का हम प्रयास करेंगे। और फिर इसके बाद ये हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद जो अब नया टॉपिक शुरू होगा, वो नेक्स्ट सेशन से हमारा जो शुरू होगा, वो ये टॉपिक हम शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, पहले अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। क्लास का पीडीएफ कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक। भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में ये चुनाव हुआ। क्यों हुआ ये चुनाव? उससे पहले 1935 में एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये प्रथम ऐतिहासिक चुनाव हुआ। 1935 के अधिनियम में दोस्तों प्रांतों को क्या दी गई? स्वायत्तता दी गई, उत्तरदायी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया प्रांतों को, प्रांतों में सॉरी। तो उसके तहत 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव हुए। याद कीजिए यहाँ पे मैंने ये 11 क्यों लिखा है। 1935 के शासन अधिनियम में हमने भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिला के, और वहाँ पर मैंने प्रांतों की संख्या आपको बताई थी कि संख्या 2 नए प्रांत भी हमने बनाए थे। और उसके बाद अब प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी हमारी? 11 हो गई थी। इसलिए 11 प्रांतों में दोस्तों क्या होंगे? चुनाव होंगे। समझ में आ गई बात? तो 11 प्रांतों में चुनाव होंगे, इसलिए ये मैंने 11 लिखा है दोस्तों। अब समझिएगा बात को। अब चुनाव मुख्य रूप से कौन सी दो पार्टियां लड़ेगी? एक तो लड़ेगी दोस्तों कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। मुख्य रूप से ये दो पार्टियां चुनाव लड़ेगी। अंबेडकर साहब की भी एक पार्टी रहेगी, लेकिन मुख्य भूमिका इनकी रहेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में चुनाव हुआ, परिणाम आए। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना खींचे। इलेक्शन हुए, फिर परिणाम आया, और उनमें से 11 प्रांतों में से दोस्तों 8 प्रांतों में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। कैसे बनी इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। 8 को यहाँ पे मैं 5+3 लिखूंगा। क्या मतलब है 5+3 का? 5 प्रांतों में दोस्तों कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। और ये 5 प्रांत कौन से हैं? पहला प्रांत रहेगा बिहार, फिर उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत जिसको हम आजकल यूपी बोलते हैं, मध्य प्रांत वही एमपी। तो इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और 3 प्रांतों में गठबंधन की सरकार रही। तो वो 3 प्रांत कौन से हैं? जिनमें नाम आता है बम्बई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ये रहा यहाँ पे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो कि हाईलाइटेड है मैप में, आप देख पा रहे होंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई, और 8 को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, 5+3, यानी कि 5 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और 3 में गठबंधन, या इसको हम क्या कहें, मिली जुली सरकार। अब आप कहेंगे कि 11 में से 8 का तो आपने हमें विवरण दे दिया, बाकी के 3 प्रांतों का क्या हुआ? उन पे भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार का गठन हुआ, पंजाब और बंगाल में। क्या मुस्लिम लीग को स्पष्ट बहुमत मिला? नहीं मिला सर। तो इनकी बनी गठबंधन की सरकार। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा पंजाब, और पंजाब में मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के साथ में कौन है? एक पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। यहाँ पे पंजाब में गठबंधन की सरकार बनती है। वैसे ही बंगाल में मुस्लिम लीग तो है ही, साथ में किसका सहयोग मिला इनको? कृषक प्रजा पार्टी का सहयोग मिला। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी
कि मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस खराब रही। एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, 2 जगह पर इनकी सरकार बनी और वो भी गठबंधन की बनी, स्पष्ट बहुमत तो इनको कहीं पे मिला भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक की बात। पंजाब में मुस्लिम लीग के साथ कौन सी पार्टी, इसका नाम ध्यान रखेंगे आप। बंगाल में कौन सी पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। क्लियर है बात। 11 प्रांतों की हम बात कर रहे हैं, 8 प्रांतों में तो कांग्रेस आ गई है 5+3, और 2 प्रांतों पर भी हमने चर्चा कर ली, पंजाब और बंगाल की। अब एक प्रांत और रह गया हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिंध में अल्लाह बख्श के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी मिलीजुली सरकार बनी। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं, आप ध्यान रखना भी, हाँ भी सिंध में अल्लाह बख्श ने इसके नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो इस प्रकार से ये हमारे दोस्तों होते हैं 11 प्रांतों का। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि निम्न में से कहाँ पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला या नहीं मिला। 5 के नाम ये रहे, 3 के ये रहे। कहाँ पे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, कहाँ पे कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई। तो ये आगे पीछे करके यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, 5 प्रांत कौन से, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, जहाँ पे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को। ठीक है। अब हमने 2 पार्टियों की चर्चा की यहाँ पे, पंजाब में और बंगाल में। इनके नेताओं के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि पंजाब में पार्टी कौन सी थी, नाम आपके सामने है। बंगाल में पार्टी कौन सी थी, नाम आपके सामने है। और अंबेडकर साहब की पार्टी ये रही, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इन्होंने बम्बई में अच्छी सीटें प्राप्त की थी। ठीक है, अब यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, सिकंदर हयात थे। और कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, तो ये इनके लीडर हैं इस पार्टी के, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो उम्मीद है 11 प्रांतों का जो चुनाव हुआ है ये मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है, और ज़्यादा गहराई में उतरने की अब आपको आवश्यकता नहीं है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। अब देखिए थोड़ा सा अब हम विश्लेषण कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी अच्छी समझ आपकी डेवलप हो कि कांग्रेस को इतना अच्छा रिजल्ट क्यों मिला, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और मुस्लिम लीग की खराब परफॉर्मेंस क्यों रही। तो एक हमने ये कंपैरिजन किया है। देखिए बात करते हैं कांग्रेस की। खुद को सभी भारतीयों का राष्ट्रीय प्रतिनिधि मानती थी। देखिए कांग्रेस क्या करती थी उस समय, सभी धर्मों और वर्गों का राष्ट्रीय प्रतिनिधि मानती थी। गांधी जी के आंदोलनों के कारण जमीनी पकड़ कांग्रेस की मजबूत थी, और सभी वर्गों के आम जमीनी मुद्दे उठाती थी कांग्रेस। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हिंदुओं की बात कर रही है, केवल मुस्लिमों की बात कर रही है, और हर क्षेत्र में मतलब ये अपनी भूमिका निभा रही थी बहुत समय से। ठीक है, अगर बात करें मुस्लिम लीग की, तो ये क्या थी, जनता की पार्टी थी एक तरीके से। और मुस्लिम लीग की बात करें तो एलिट क्लास की ये पार्टी थी। खुद को भारत के सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी मानती थी ये, जबकि बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के नेता भी इससे संतुष्ट नहीं थे। मुख्य रूप से उच्च वर्ग तक ये सीमित थी। समझ गए, वो जनता तक जा रही है, ये केवल उच्च वर्ग तक जा रही है। आम मुस्लिम जनता से जुड़ने और जमीनी मुद्दे उठाने में ये पूरी तरह विफल रही। इस वजह से इसका परिणाम चुनाव के परिणामों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। और थोड़ा सा अगर हम और दूसरे तरीके से इस चुनाव का कंपैरिजन करें दोस्तों, तो ये देखिए 585 सीटों पर ये चुनाव हुआ था। कौन सा, 1937 का प्रांतीय चुनाव। और इनमें से 482 सीट मुस्लिमों के लिए रिजर्व रखी गई थी। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस ने 707 711 सीटों पर चुनाव जीता था। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं, आपको एक जानकारी के लिए मैंने बता दिया। और बाकी मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही थी। ठीक है, जो ये टोटल जो 1585 सीट्स हैं, ये 11 प्रांतों की टोटल सीटें हैं। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, सरकारें हमने बना दी। अब मुख्यमंत्री वगैरह बनाना पड़ेगा ना, प्रधानमंत्री। तो जैसे अगर हम बात करें तो बिहार के प्रधानमंत्री उस समय किसको बनाया गया, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते थे, तो श्री कृष्ण सिन्हा को। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत, मद्रास में राजगोपालाचारी,
बम्बई में बीजी खरे, बंगाल में फजलुल हक, पंजाब का सिकंदर हयात। ठीक है, थोड़ा सा इनको भी आप देख लेना। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में ये प्रधानमंत्री बनाए गए। एक तरह से उस समय ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था। आ गई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक भी आ गया समझ में। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल आ गया है, काम चल रहा है, ठीक है, बढ़िया शानदार तरीके से काम चल रहा है। अब एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है कि प्रांतीय चुनाव हुए, सरकारों का गठन हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने कितने समय तक कार्य किया। तो ये डेटा आप ध्यान रखिएगा, 28 महीने तक कार्य किया। फिर 28 महीने के बाद क्या हुआ, क्या ऐसी घटना घटित हुई कि फिर उसके बाद कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। वो घटना आप सुनिए। बात आती है दोस्तों 1939 की, और 1939 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय सरकारों से बिना कोई सलाह लिए एक तरफा रूप से भारत को युद्ध में झोंक दिया। एक तरफ तो 1935 के शासन अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, आपके अनुसार सब कार्य होंगे। और 1939 की बात है कि ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों से पूछा तक नहीं, सलाह तक नहीं ली और भारत को युद्ध में झोंक दिया। तो कांग्रेस का यहाँ पे सवाल उठता है, क्या क्या इस युद्ध के बाद भारत को आजाद किया जाएगा? अंग्रेजों ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया दोस्तों, और 1935 की प्रांतीय स्वायत्तता का मजाक और उड़ा दिया। ये प्रांतीय स्वायत्तता केवल कागजों की हुई, वास्तविकता में तो है ही नहीं। तो फिर क्या होता है दोस्तों, अक्टूबर 1939 में विरोध के स्वरूप कांग्रेस ने अपने सभी 8 प्रांतों की सरकारों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं 8 प्रांत यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि कांग्रेस ने 8 प्रांतों में चुनाव जीता, 5 में तो स्वतंत्र और 3 में गठबंधन का, लेकिन एनसीईआरटी किताब इसको 7 बताती है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि एनसीईआरटी में 7 प्रांतों में सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो 8 प्रांतों की सरकारों से सामूहिक रूप से कांग्रेस ने दे दिया इस्तीफा। और इस्तीफा देने का कारण समझ में आ गया आपको कि इनसे विदाउट डिस्कशन के भारत को द्वितीय युद्ध में इन्होंने शामिल कर लिया, पूछा तक नहीं। जब ये घटनाक्रम हुआ, 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया गया दोस्तों, तो मुस्लिम लीग खुश हुई इससे। और देखो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के सामूहिक इस्तीफे से मुस्लिम लीग और जिन्ना बेहद खुश हुए। जिन्ना के आह्वान पे 22 दिसंबर 1939 को पूरे देश में मुक्ति दिवस मनाया गया। क्या डेट रहेगी सर? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। क्या था उनका मानना? कांग्रेस के हिंदू राज और अत्याचारों से मुक्ति मिल गई है। डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों ने भी इस मुक्ति दिवस का समर्थन किया था। ठीक है, ये कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पे जिन्ना ने ये कहा कि भी चलो बहुत बढ़िया, कांग्रेस के अत्याचारों से अब हमें मुक्ति मिल गई है, तो इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद इन्होंने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। आ गई बात समझ में? चलिए सर, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर आप एक बात देख रहे हो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टकराव हो रहा है यहाँ पे, और ये टकराव होगा तो क्या होगा, दूरगामी परिणाम की हम बात करें, राष्ट्रवाद के साथ सांप्रदायिकता का उदय होगा यहाँ पे दोस्तों। 1937 के चुनाव ने भारत में एक तरफ राष्ट्रवाद को मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिकता की खाई को गहरा कर दिया। जिन्ना को स्पष्ट एहसास हो गया कि संयुक्त और लोकतांत्रिक भारत में मुस्लिम लीग कभी भी कांग्रेस को नहीं हरा पाएगी। भाई ये तो रिजल्ट देखते ही समझ में आ गया जिन्ना को, क्या कि भाई हम चुनाव में कांग्रेस को हरा नहीं सकते। अब इनको कोई अलग मुद्दा चाहिए था, और वो अलग मुद्दा अब उठ के आएगा पृथक राष्ट्र की मांग के रूप में। तो यहाँ पे क्या हुआ,
कांग्रेस का सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना लीग के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बन गया था। और ये खतरा कैसे बना, जब रिजल्ट आए, यहाँ तक कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी मुस्लिम, कई जगहों पे मुस्लिम लीग की पराजय हुई चुनाव में, प्रांतीय चुनाव में। तो उसके बाद ये बात जिन्ना को समझ में आ गई कि हम कांग्रेस को नहीं हरा सकते, तो फिर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को मुस्लिम लीग की हताशा में एक और नया हथियार मिल गया। और यहाँ पे जब ये चीज़ मुस्लिम लीग को समझ में आने लगी तो उन्होंने किस चीज़ की मांग उठाई, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला आपको, क्या, द्विराष्ट्र का सिद्धांत। एक बार पढ़ के सुनाते हैं आपको, ये देखिए मैंने 4 स्टेप में इसको डिवाइड किया है। 1937 की हार हो गई, मुस्लिम लीग का मुस्लिम जनता पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। फिर उसके बाद अस्तित्व का संकट आ गया, जिन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस के आम मुद्दों से वे कभी नहीं जीत सकते। रणनीति में बदलाव किया, लीग को एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा चाहिए था जो कांग्रेस के पास न हो, वो था धार्मिक ध्रुवीकरण। और 1937 के मात्र 3 साल बाद लीग ने, यानी कि 1940 में, मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग रख दी दोस्तों, जो कि आगे जाके पाकिस्तान बनेगा। तो ये बीज यहीं से, हालांकि ये बीज तो पहले ही बो दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे अब इन बीजों को पानी दिया जा रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ पे फिर पृथक राष्ट्र की मांग उठेगी और फिर भारत का विभाजन भी होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक था, 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे भारत में प्रांतीय चुनाव, क्लियर है। 11 प्रांतों में चुनाव हुए, 5 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, टोटल 8 में मिला। फिर मुस्लिम लीग की गठबंधन वाली सरकार बनी पंजाब में, बंगाल में, उनके नेता के नाम भी आपको मैंने बता दिए थे, और एक थोड़ा सा कंपैरिजन करके, विश्लेषण करके आपके सामने रखा। और कांग्रेस ने 28 महीने के बाद इस्तीफा दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, मुक्ति दिवस सब पे हमने बात कर ली। अब इसके बाद अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा 5-10 मिनट में इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 1937 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति की नई दिशा। 37 में प्रांतीय चुनाव हो गए साहब, ठीक है। कांग्रेस को भारी सफलता मिल गई, ज्यादातर प्रांतों में उनकी सरकार बन गई, ठीक। भविष्य की रणनीति पर मंथन, सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के भीतर युवा और क्रांतिकारी नेतृत्व उभरने लगा। अब शब्दों पे गौर करना, आप यहाँ पे युवा और क्रांतिकारी नेतृत्व उभरने लगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में। क्या है इस हरिपुरा अधिवेशन की खास बात दोस्तों, खास बात पे गौर करेंगे पहले हम। यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था जो पूरी तरह से किसी गांव में आयोजित हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। और कहाँ पे है ये दोस्तों, गुजरात में। हरिपुरा कहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। अब दूसरे की हमने बात कर ली, तो फिर पहला भी होगा कोई ना कोई। तो ध्यान रखिएगा, फैजपुर महाराष्ट्र 1937 में गांव में आयोजित हुआ था ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। चलिए साहब, एक बात तो ये समझ में आ गई आपको हरिपुरा अधिवेशन की। दूसरी बात क्या, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो नाम रहेगा सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। और सुभाष चंद्र बोस का यह पहला मौका था जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन, ये भी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। अब यहाँ पे मामला क्या है दोस्तों, वैचारिक मतभेद है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में। अब देखिए, इस हरिपुरा मंच से सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई में देसी रियासतों को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने कही, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों और उनके समर्थकों को भी कांग्रेस के मंच पर लाने की इन्होंने वकालत की कि भाई हाँ, जरूरत है अब क्रांतिकारियों की भी। और यहाँ पर इन आक्रामक और व्यवहारिक विचारों के कारण महात्मा गांधी और बोस के बीच में वैचारिक दूरियां बढ़ने लगी। भाई गांधी जी एक तरफ से सत्याग्रह, अहिंसा की बात करने वाले,
और सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सत्याग्रह अहिंसा की पालना होनी चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, कि जब जरूरत हो तो फिर तलवार भी चलनी चाहिए, धमाके भी होने चाहिए, आक्रामक रूप भी दिखना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये देखिए वैचारिक मतभेद क्या है। महात्मा गांधी जी कहते हैं साधन की पवित्रता, अहिंसा और सत्य का अटूट मार्ग। लक्ष्य पवित्र है तो उसे पाने का साधन भी पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। और बोस क्या कहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर क्रांतिकारी मार्ग का समर्थन। भाई ठीक है, हम मानते हैं कि भी साधन की पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता होने पर फिर हमें क्रांतिकारी मार्ग को भी अपनाना चाहिए। ये कहते थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी कहते थे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रांतिकारी अहिंसक तरीके को, हिंसक तरीके को अपनाना ही नहीं है। चलिए दूसरी बात, ब्रिटिश संकट के समय अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना नैतिक रूप से गलत है, ऐसा गांधी जी मानते थे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ। जबकि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटेन की कमजोरी का फायदा उठाएं, लोहा गर्म में हथौड़ा मारो की आक्रामक नीति पे ये बल देते हैं। तो ये इनके बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहा दोस्तों। हरिपुरा अधिवेशन में ये खुल के सामने नहीं आ रहा अभी, ये केवल मन में है, लेकिन ये सामने आएगा इसके बाद वाले अधिवेशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन। इसलिए उसको क्या बोला गया है, त्रिपुरी संकट बोला गया है, क्योंकि अभी तक ये केवल मन में चल रहा है दोस्तों। अभी लड़ाई बाहर नहीं आई है, लेकिन अब बाहर आने वाली है लड़ाई। मतभेद यहाँ पे इनका शुरू हो चुका है, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का। और फिर क्या होता है दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। कहाँ पे ये त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, एमपी में हुआ था, ठीक है ना। ठीक है जी, फिर क्या होता है दोस्तों, ये अधिवेशन होता है। अब इसमें गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को दोबारा अध्यक्ष बनाने के सख्त खिलाफ थे, और सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि मैं वापस से अध्यक्ष, मतलब वो बनना चाहते थे। तभी तो इससे पहले वाले अधिवेशन में जो इनकी योजनाएं थी वो तभी तो इम्प्लीमेंट होगी। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन गांधी जी खिलाफ थे इनके। तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर होगा दोस्तों चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव होगा। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान होता है दोस्तों। बोस क्या मानते थे कि अपनी नई और आक्रामक रणनीति को लागू करने के लिए उनका दोबारा अध्यक्ष बनना आवश्यक है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये लीजिए साहब, चुनाव होता है। तो पहले क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस उम्मीदवार आ जाते हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। गांधी जी इनकार कर देते हैं। तो दूसरी तरफ पहली बार में कौन आता है, मौलाना आजाद आते हैं। जब उनको ये पता लगता है कि भाई सुभाष चंद्र बोस सामने हैं, और थोड़ी कुछ समय के बाद इनको रियलाइज होता है, और ये अपना नाम क्या ले लेते हैं, अध्यक्ष के पद से, प्रत्याशी पद से मतलब अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो फिर गांधी जी ने क्या किया, फिर गांधी जी ने दोस्तों अपना उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को, इनको बोल दिया कि ठीक है, मेरी तरफ से ये, मैं इनका समर्थन करता हूँ। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों फिर अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे चुनाव होता है, मतदान होता है, और इसमें जीतते कौन है, विजेता रहते हैं सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। और जब ये गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया तो कांग्रेस कार्यकारिणी के भीतर, मतलब वही है ना कि नाराजगी और बढ़ी, और भी कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए कैसे, त्रिपुरी संकट इसीलिए कहा गया है, इस्तीफों का दौर और नया नेतृत्व। भाई सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई, ठीक है, गांधी जी की नाराजगी और असंतोष, कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों का सामूहिक इस्तीफा, और उन्होंने मना कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस के साथ काम नहीं कर सकते। और जब इस सारी सिचुएशन को सुभाष चंद्र बोस ने देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई सब लोग खुश नहीं है, तो फिर मैं काम भी कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, फिर स्वेच्छा से पद उन्होंने छोड़ दिया दोस्तों। और उन्होंने यही कहा कि जबरन अध्यक्ष बने रहना देश हित में नहीं है। और फिर उसके बाद इनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। तो ये है दोस्तों त्रिपुरी संकट। आ गया
आप सभी को समझ में, उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा कि ये त्रिपुरी संकट इसको क्यों बोलते हैं। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ नहीं तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बना, क्योंकि वहां से उन्होंने पद छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद 1939 में इसकी स्थापना कर दी। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए मोर्चे का गठन किया। उद्देश्य क्या था इसका? भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हिंसक और अहिंसक दोनों उपाय करना, विचारधारा फैलाने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया इन्होंने। पूछा जा सकता है फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है, कब इसकी स्थापना हुई, क्यों इसकी स्थापना हुई? उम्मीद है सारे लॉजिक अब आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो ये इस प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की बातें उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कुछ बातें आपसे कही थी कि ये इस टॉपिक का आखिरी सेशन है, जन राष्ट्रवाद का उदय। अब थोड़ा सा इस बात को आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे क्या लिखा है? जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 से लेके 1942 तक, और लगभग हम पहुंच गए हैं 1939 तक। ठीक है, 1939-40 तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखा जाए तो इस टॉपिक में एक टॉपिक आप और ऐड कर सकते हो, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, या तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि उसको हम इसी में इंक्लूड कर लें, इसी में हम पढ़ लें, या उसकी जगह एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि अब हम नया टॉपिक शुरू करें और इसी में फिर हम भारत छोड़ो आंदोलन को इसी में हम कवर कर लेंगे साथ में। कैसे भी पढ़ो उसको, इसमें पढ़ो या इसमें पढ़ो, बात एक ही है। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ बीच में कुछ टॉपिक आपको और पढ़ाने होंगे भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, तो उसको हम इसी में साथ में हम कवर करेंगे। ये टॉपिक हम कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से सब टॉपिक इसके रहेंगे, उसके लिए अगली जो हमारी क्लास आने वाली है उसमें इस टॉपिक को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले पढ़ने का मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि इसमें पढ़ने का पैटर्न हमारा क्या रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे इस टॉपिक के 23 सेशन हो चुके हैं, तो इनको आप कंप्लीट करें। और इन सभी टॉपिक के टेस्ट आपको यहाँ पे कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे सब टॉपिक के रूप में टेस्ट अवेलेबल है, तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप टेस्ट दें। ठीक है, और अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिए। और मन में ये मत रखिएगा कि ये बीच में ये टॉपिक क्यों छोड़ दिया आपने, क्रांतिकारी गतिविधियों वाला, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ ये टॉपिक कनेक्टेड है। तो पहले हम इसको करेंगे, फिर उसके बाद ये जो आगे के दिखने में आपको जो ये टॉपिक बड़े दिख रहे हैं, ये बड़े नहीं है। अब समय नहीं लगेगा, आगे बहुत जल्दी आपका कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।